यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने हुनर, मेहनत और संवेदनशील सोच के साथ समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी युवा और बहुआयामी मीडिया प्रोफेशनल जिन्होंने रेडियो जॉकी, वीडियो एंकर, कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अपनी आवाज, शब्दों और रचनात्मकता के माध्यम से इन्होंने न सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंचाई, बल्कि भावनाओं को भी खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। मीडिया, डिजिटल कंटेंट, रेडियो और सामाजिक मुद्दों पर इनकी समझ बेहद गहरी और प्रभावशाली है। तो आइए स्वागत करते हैं संध्या यदुवंशी का। संध्या जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इट्स अ ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर पाऊंगी आपके साथ में। तो चलिए संध्या जी, ऐसा करते हैं, शुरुआत से शुरुआत कर लेते हैं। कुछ मैं सोचता हूँ कुछ छोटी सी संध्या से मिलाइए हमें, जो थोड़ी नटखट थी, चंचल थी या शैतान थी बचपन में। कुछ अपने बचपन के जीवन के बारे में बताइए। सर, बचपन से ही मेरा जो है स्वभाव बहुत ज्यादा मतलब चंचल नहीं था। मैं थोड़ी सी शांत और उस तरह की ज्यादा थी। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो शुरुआत से ही मेरा रेडियो और फिल्म्स में, इन चीजों में मेरा ज्यादा मन लगता था। मेरे मम्मी पापा भी कहते थे कि अरे दिन भर टीवी ही देखती रहती है। और तो हाँ, बचपन से ही कह सकती हूँ कि इस चीज में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, तो मतलब बचपन में बोलना, लिखना, रेडियो सुनना, टीवी देखना या कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह में भी आपको इंटरेस्ट था? स्कूल या कॉलेज में कभी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है? हाँ, मतलब मैं किया करती थी, जैसे कि नाटक जो हमारे स्कूल में पहले हुआ करते थे। हम 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे टाइम पे जब नाटक किया करते थे, उन चीजों में। उसके बाद में कॉलेज में आने के बाद तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। जयपुर में थिएटर मंच है, रंगमंच है। तो मैं वहां पे भी मैंने काम किया है कुछ टाइम तक। अच्छा। तो हाँ, इन चीजों में मेरा शुरुआत से काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। तो जयपुर में कोई खास ऐसी याद आपको अपने थिएटर के दिनों की, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा साथ है, कोई ऐसा साथी जिसके साथ आपने थिएटर किया हो, कोई ऐसी घटना याद है तो बताइए। सर, जयपुर में जब मैं थिएटर में थी तब शुरुआत ही थी, मैं कॉलेज में थी। और ऐसे रहता है कि हाँ भाई, कुछ नई चीजें सीखनी है, कुछ नई चीजें करनी है। तो जयपुर का जो वहाँ का जवाहर कला केंद्र है, हम वहाँ के कुछ मैं ग्रुप से जुड़ी। राजीव आचार्य सर हैं जो वहाँ पे एक ग्रुप चलाया करते थे, थिएटर ग्रुप। तो उनके साथ मैंने काम किया, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारे लोग और भी मिले। एक नई इंडस्ट्री वहाँ पे मुझे जानने को मिली। तो हाँ, वो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, मैं कह सकती हूँ। नहीं, जवाहर कला केंद्र हमेशा से ही थिएटर का और कल्चरल एक्टिविटीज का एक सेंटर रहा है जयपुर में। क्योंकि रविंद्र मंच पे भी बहुत नाटक होते हैं, तो वहां पे भी मैंने कई सारे नाटक उन्हीं के ग्रुप के साथ में परफॉर्म किए हैं। अच्छा, वेरी गुड।
तो थोड़ा चलते हैं अपनी रेडियो की दुनिया की तरफ। तो मीडिया या रेडियो की दुनिया में आने की इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? कोई ऐसा घटना थी या कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जिससे आपको लगा कि मैं रेडियो से जुड़ जाऊं या मीडिया की दुनिया से जुड़ जाऊं? सर बचपन से ही मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था। अच्छा। मतलब मैं दिन भर टीवी देखा करती थी बैठ के। फिर मैं जैसे-जैसे बड़ी हुई तो टीवी के साथ-साथ फिर घर में रेडियो था तो फिर मैं रेडियो भी सुनने लगी। तो वो एक मतलब वो एक ऐसा इंटरेस्ट था जो मुझे पता नहीं था कि ये आपके जॉब में भी बदल सकता है शुरुआती दिनों में, क्योंकि मैं बरेली के एक छोटे से गांव से हूँ। तो वहां पे एजुकेशन के जो नई चीजें हैं वो इतना नहीं पहुंची थी उस टाइम पे। अब तो फिर भी काफी इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे ये नहीं पता था कि इस शौक को इसको आप अपना एक काम भी बना सकते हैं। तो वो बस इंटरेस्ट था। और इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि मैं इस लाइन में आई कैसे। ओके। मैं स्कूल में थी, 12th क्लास में थी। तो किसी नए कॉलेज का ऐसे होता है अक्सर कि लोग प्रमोशन करने स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि जो 12th के बच्चे होते हैं उन्हें आगे ग्रेजुएशन करना होता है। सही बात। तो उन्होंने वहां पे वो रैंडम बता रहे थे कि हमारे यहाँ ये कॉलेजेस हैं, आप आगे ये करियर ऑप्शंस ले सकते हैं। तो वहां उन्होंने मुझे बताया कि मास कम्युनिकेशन जैसा कुछ होता है। अच्छा। और आप इसमें मीडिया की चीजें सीखते हैं, न्यूज चैनल्स सीखते हैं, फिल्मों के बारे में आप सीखते हैं, रेडियो होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये मेरे लिए ही बना है कि मतलब मुझे ये सारी चीजें बहुत पहले से ही पसंद थी और मुझे बस पता नहीं था कि इसको आप एज करियर ऑप्शन भी ले सकते हो। तो वहां से ये चीज मुझे पता चली और फिर उसके बाद मैंने फिर पापा को बोला कि मुझे ये करना है। तो फिर पापा ने मुझे उस चीज के लिए मास कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे जयपुर भेजा। ओके। तो ऐसे करके मेरे इस जर्नी की शुरुआत हुई। तो ये एक कोइंसिडेंस ही है, आप जो भी आप कह सकते हैं। तो हाँ। तो चलिए, आप ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप बरेली की रहने वाली हैं। बरेली का तो हर तरह से नाम भी है। तो ऐसा करते हैं, बरेली के नाम पे एक गाना सुन लेते हैं हम। और आपकी मीडिया की शुरुआत भी हो गई और आपके पापा ने आपको जयपुर भी भेज दिया। तो पहले बरेली के नाम पे गाना सुनते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
मुझसे रूठे। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। तो वेलकम बैक संध्या जी। अब जैसे आपने बताया कि आपकी मीडिया यात्रा शुरू हो गई, मास कम्युनिकेशन के लिए आप जयपुर आ गई, तो फिर ये रेडियो की तरफ कैसे खिंचाव हुआ, कैसे जुड़ाव हुआ रेडियो से आपका? रेडियो कैसे आपकी जिंदगी में आया? सर रेडियो मेरी जिंदगी में पहले ही था। जब मैं अपने घर पे थी तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब जितनी देर मुझे सोना रहता था या जितनी देर मैं स्कूल में हूँ उतनी ही देर मैं रेडियो से दूर थी। घर आने के बाद सोने से पहले तक मैं सारे शोज उस टाइम पे सुना करती थी। अन्नू कपूर जी का शो आया करता था और भी बहुत सारे शोज थे उस टाइम पे आते थे, तो मुझे बहुत पसंद थे सब सुनना। तो लेकिन जब मैं कॉलेज में आई और मैं वहां पे जब ये सारा एजुकेशन मेरा चल रहा था तो वहां पे मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेडियो की तरफ ही था। और वहीं पे मैंने पहली बार रेडियो को एक होता है ना टेक्निकल वे में समझना शुरू किया। तो ऐसे करके मेरा रेडियो से कनेक्शन शुरू हुआ था। तो चलो अच्छा, आप हमें क्या अपनी उस अनुभव को बता सकती हैं, या जब आपने पहली बार माइक के सामने बैठी होंगी, आपने कुछ बोला होगा, माइक में वो रिकॉर्ड हुआ होगा या ब्रॉडकास्ट हुआ होगा, तो कोई वो अनुभव है आपका ऐसा, माइक के सामने बैठने का पहला अनुभव कैसा था? सर पहला अनुभव बहुत ही नर्वसनेस वाला था। अच्छा। और मैं कह सकती हूँ फेल्ड भी था, क्योंकि आप किसी चीज को सुनते हो, पसंद करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो चीज कर भी सकते हो। तो ऑब्वियसली पहला अटेम्प्ट काफी नर्वसनेस, और वो तब मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, समझाया, वॉइस से रिलेटेड चीजें बताई, कॉन्फिडेंस दिया। तो उसके बाद में ये चीज शुरू हुई। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो कॉलेज रेडियो का ही था, जहाँ पे हम सब अपना एक प्रैक्टिस किया करते थे और अपना एक कॉलेज वाला रेडियो स्टेशन चलाया करते थे। अच्छा, कॉलेज में रेडियो स्टेशन था। ओके जी। तो वैसे अब थोड़ा बताओ, रेडियो जॉकी के लिए क्या खास चीजें हैं जो आपको बताइए, आपने अनुभव से सीखी है? आवाज अच्छी होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, या जो भाषा बोलते हैं वो, इनमें किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए, कुछ इसके बारे में बताइए। सर ये जो भी आपने बताया, ये इन सारी चीजों का एक मिक्स एंड मैच ही होता है अगर आप रेडियो जॉकिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले आप एक जो बेसिक स्किल है वो ये होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप कह रहे हैं, वो आपके शब्द हैं, वो क्लियर हो। आपकी भाषा हिंदी है या अंग्रेजी है। वैसे रेडियो में जो है एकदम क्लियर भाषा नहीं चलती, हमारी बोलचाल की भाषा में ही हम बात करते हैं, पर आपके शब्द क्लियर होने चाहिए। और दूसरा ये कि समझ, आज के टाइम पे क्या चल रहा है, अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। लोग हर छोटी बड़ी चीज पे अपना ओपिनियन रखते हैं। तो अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आपका ओपिनियन उनसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए। तो और भावनाएं तो सच में जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई बात कहें तो वो दूसरे के दिल तक पहुंचे। तो आपकी जानकारी और आपकी भाषा के साथ आपकी भावना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो जो भी आप कह रहे हैं वो लोगों के दिल तक पहुंच सके, लोग उसको माने कि हाँ जो आप कह रहे हो वो उन्हें मानना चाहिए, या जो आप कह रहे हो वो सही है। बहुत बढ़िया बात कह दी। श्रोताओं, कितना खास अच्छी तरह से इन्होंने समझाया हमें कि रेडियो जॉकी की क्या क्या
क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, तो भावनाएं जिस फील के साथ वो कह रहा है वो संप्रेषित होनी चाहिए श्रोताओं के लिए। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है। और अच्छा चलिए, आप थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं। आपने वीडियो एंकरिंग भी की है, तो इन दोनों जी में जी क्या फर्क है? रेडियो और वीडियो एंकरिंग में आपको क्या सबसे ज्यादा फर्क नजर आता है? सर, रेडियो इट्स ऑल अबाउट योर वॉइस। मतलब यहाँ सब कुछ आपकी आवाज के बारे में है। हम्म, आप अपनी आवाज से ही लोगों को एक इमेजिनेशन देते हैं। जो भी आप कह रहे हैं लोग उसे इमेजिन करते हैं। हम्म, लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने होते हैं हम्म, तब आप खुद एक विजुअल होते हैं उनके लिए। हम्म, तो उस वक्त आपको अपनी आवाज के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी दूसरी चीजों पे भी ध्यान देना होता है हम्म, ताकि लोग आपसे बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाए। और मेन तो यही है कि आपको अपनी पर्सनालिटी और इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप वीडियो के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। और आवाज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर वहां पे सिर्फ आपको आपकी आवाज से लोगों को इमेजिन कराना है जो भी आप कह रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात। तो आपको तो जब वीडियो एंकरिंग करती होगी तो आपको अपनी ड्रेस का, अपने हाव भाव का, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस का, इन सब का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा ना? जी जी बिल्कुल। इसमें आपका ग्रूमिंग जो भी आपकी है वो बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि अगर आप वीडियो के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा आपको कैमरा एंगल्स का भी पता होना चाहिए कि जब आप एक कैमरा पे बात कर रहे हो तब आप कहाँ देख रहे हो। क्योंकि उस वक्त आप यहाँ वहां नहीं देख सकते, जहाँ कैमरा है आपको वहीं देखना है ताकि ऑडियंस को लगे कि आप उनसे ही बात कर रहे हैं। तो कैमरा आपके लिए एक तरीके से उस वक्त ऑडियंस हो जाता है जिससे आपको कनेक्ट करना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो वीडियो एंकरिंग में ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं। नहीं, सही बात है। देखिए, हम सब लोग अमीन सयानी साहब के फैन रहे हैं। मैं वैसे ही ऑफ द कप बात कर रहा हूँ। तो अमीन सयानी साहब की जो आवाज थी वो रेडियो के लिए थी और रेडियो से ही वो पॉपुलर हुए थे। बाद में टीवी आया उनके जमाने में, लेकिन टीवी पे वो 2-4 बार आए लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। ही वॉज वो रेडियो ब्रॉडकास्टर ही उनकी पहचान बना, रेडियो की आवाज ही उनकी पहचान बनी। टीवी पे वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, हालांकि स्टेज शो वगैरह करते थे, लेकिन टीवी पे उनको वो पॉपुलरिटी नहीं मिली। जबकि रेडियो के तो एक तरह से वो भीष्म पितामह माने जाते हैं। तो फर्क तो है वास्तव में। तो चलिए, इसी वीडियो एंकरिंग की बात पे और इसी बात पे हम लोग रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी। इसी अंदाज से झूमेगा मौसम, गाएगी दुनिया। इसी अंदाज
न हम होंगे न तुम होंगे न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी। हाँ, वेलकम बैक संध्या जी। अब हमने बात कर ली एंकरिंग की। अब थोड़ा सा आपका जो एक अलग सा फील्ड है, रेडियो से कंटेंट राइटिंग की तरह आपका सफ़र कैसे आगे बढ़ा, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे जागा? किसी ने कोई ख़ास आपको एडवाइस दी या किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आई? सर आप तो इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे ही कि अगर आप रेडियो में हैं तो आप अपने आप में एक राइटर भी होते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, सामने वाले लोगों से बात करते हैं, तो एक राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है रेडियो के लिए। तो वो पहले से ही था जब मैं रेडियो में काम किया करती थी, बट जब कोविड का टाइम था तब उसके बाद में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी जयपुर से। अच्छा। और यहाँ आके कोविड के बाद बहुत सारी चीजें हमारी जो है वो ऊपर नीचे हो गई थी बहुत सारे लोगों की। सही बात। तो मेरी फैमिली ने भी कहा कि तुम मतलब बहुत जयपुर उन्हें लगता था कि दूर है बरेली से, तो बोले कि नहीं तुम दिल्ली ही शिफ्ट हो जाओ, और उस तरीके का कुछ सिचुएशन था। तब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई और यहाँ पे क्योंकि राइटिंग मुझे पसंद थी तो फिर मैंने राइटिंग शुरू की। और मैंने फिर कई अलग अलग तरीके की राइटिंग की। सबसे पहले एक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी, तो वहां पे उन लोगों को राइटर्स चाहिए होते हैं फॉर उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स, तो फिर मैंने वहां पे काम किया। अच्छा। और फिर अलग अलग तरीके के लाइक टेक इंडस्ट्री में भी कुछ टाइम काम किया उनके लिए। और फिर मैं आ गई ये जो हमारी आजकल की मॉडर्न जो राइटिंग चल रही है फॉर यूट्यूब और सोशल मीडिया, तो फिर इस चीज में मैं आजकल काम करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये एक अलग तरीके की राइटिंग है जो अब एक डेवलप हो गई है, जो हम पहले किया करते थे उससे काफी अलग है अभी ये। तो इस तरीके से मेरा राइटिंग के फील्ड में आना हुआ और ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि जितना पसंद मुझे रेडियो था उतनी ही पसंद मुझे राइटिंग भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये यूट्यूब राइटिंग। और ये आप क्या करती है, कुछ थोड़ा सा हमें बता सकती है इसके बारे में? कुछ एग्जाम्पल देके किस तरह की चीजें लिखते हो आप, कुछ हमें भी बताइए। सर यूट्यूब और सोशल मीडिया राइटिंग की जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो ये है कि उसमें आपको वीडियो की आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं, ओके, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आज के टाइम पे हम कोई भी वीडियो स्क्रिप्ट हो या कोई भी सोशल मीडिया स्क्रिप्ट हो, उसके शुरुआत में हम कभी भी इंट्रोडक्शन या इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व नहीं करते। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कोई एक हुक लाइन उठाएं, कोई बर्निंग लाइन उठा लें और उससे हम शुरुआत करें और फिर हम अपना एक रेगुलर स्क्रिप्ट पे जाएं। तो ये बहुत ही चेंजेस हैं। वो ट्रेडिशनल राइटिंग अब यहाँ नहीं है, पर ये एक अलग तरह की राइटिंग है जो अब जाके डेवलप हो गई है। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। ये दो शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं, तो कुछ बता सकती हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड क्या सिमिलरिटी है दोनों के अंदर? सर कंटेंट राइटिंग है कि हमने किसी भी चीज के बारे में एक अच्छे से रिसर्च किया और उसकी हमने एक स्क्रिप्ट बना दी या फिर कोई आर्टिकल लिख दिया। अच्छा। बेसिकली इट्स अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट किसी भी चीज का। अच्छा। पर कॉपी राइटिंग हमारी होती है एक तरीके की एड या फिर सीटीए जैसी चीजें। कि हमने कोई एड बनाया
तो वो कॉपी राइटिंग में आता है बेसिकली। किस और जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारी किसी भी कंटेंट की बॉडी है एक तरीके से, जिसपे पूरा प्रोग्राम जो है वो चलेगा। लेकिन कॉपी राइटिंग जो है उसका पर्पस होता है कि उस कंटेंट से किस तरीके से सेल्स की जाए, किस तरीके से चीजों को मार्केट किया जाए। तो अच्छा, ये डिफरेंस है कंटेंट राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग, वंडरफुल। जी। तो अच्छा, आप जैसे लिखते हो तो आपको इमोशनल, सोशल, इंस्पिरेशनल, प्रमोशनल किस तरह का कंटेंट लिखना सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आपका फेवरेट क्या है इसमें? सर अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं तो मुझे इमोशनल और मोटिवेशनल चीजें लिखना पसंद है, जो कि पोइटिक वे में होती हैं। और एक अपने विचार हो गए, वन लाइनर्स होते हैं, मुझे वो लिखना शुरुआत से बहुत पसंद है, रेडियो के टाइम से पसंद है। पर अब क्योंकि मैं इसको प्रोफेशनली करती हूँ तो फिर मुझे सभी तरीके की चीजें लिखनी होती हैं। मतलब इट्स लाइक अ टास्क कि आपको जो भी बताया गया है उस पे आप रिसर्च करते हैं और उस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अब वो सामाजिक भी हो सकता है, वो टेक्निकल भी हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है और वो फनी या क्रिएटिव भी हो सकता है। तो जी। तो अच्छा, एक मेरे को तो बड़ा डिफिकल्ट सा काम लग रहा है ये। अच्छा, आप ये बताओगे जैसे आपके सामने कोई भी चीज आएगी, भाई इस पे आपको लिखना है, तो आप उसके बारे में सोचते रहते होगे हर टाइम, मतलब थोड़ा विचार चलता रहता होगा, घर भी जाते हो तो सोचते होगे, रास्ते में भी सोचते होगे, तो कभी कोई ऐसा स्पार्क आता है कि अरे ये चीज सही है, ऐसा क्या कैसे करते हो ये? सर हाँ, ऑब्वियसली ये एक प्रोसेस है, राइटिंग हमेशा एक प्रोसेस ही रहेगी। लेकिन आजकल एआई ने उस चीज को काफी आसान कर दिया है। आप आज एक छोटा सा आइडिया अगर अपने दिमाग में लेके आते हो और आप एआई की मदद से जो चीज सोचने में हम पहले शायद 2 घंटे लगा दिया करते थे या दिन लगा दिया करते थे, अब वो छोटा सा भी आइडिया अगर हमारे दिमाग में है, हम एआई से बात कर सकते हैं, वो हमारे पास 100 आइडियाज लेके आ जाता है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये इस चीज को बहुत ही इजी कर दिया है एआई ने। पर हाँ, आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हम एआई से सब कुछ करा सकते हैं। उसे वो थॉट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उस चीज को इम्प्रूव कर सकता है। तो आजकल जो राइटिंग है वो ह्यूमन थॉट्स का और एआई की एफिशिएंसी का एक मिक्स है। बहुत बढ़िया। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि आज अच्छा। एआई और कॉपी पेस्ट के बारे में आप जो अपना मौलिक लेखन कहते हैं या जो बेसिक लेखन कहते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट रह गया है? हाँ, तो आपका मतलब है इंस्ट्रक्शन तो देनी पड़ेगी आपको सोच के अपने यहाँ से। बिल्कुल देनी पड़ेगी। अगर आप और आपको आपके एआई को पूरा ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी रैंडम ऐप पे जाकर उससे कुछ बात करेंगे तब आपके पास में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। या फिर कोई भी कहे कि अरे हम ये कर सकते हैं, नहीं करना। ये है कि थॉट्स तो आपको अपने ही रखने पड़ेंगे। अभी एआई उतना भी वो नहीं हुआ है, जो वो आपको लिख के देगा उसमें भी आपको करेक्शंस करने पड़ेंगे। पर हाँ, ये है कि वो आपका टाइम बचा लेता है। आपको जो काम करने में 2 घंटे लगते थे, अब वो आप 2 मिनट में कर सकते हैं या फिर उससे भी कम टाइम में शायद। और ये अभी के लिए तो वो चीज भी बिल्कुल अप्लाई नहीं होती कि हाँ भाई एआई आपकी जॉब ले सकता है, क्योंकि अभी आपको एआई सीखना है और उसे भी सिखाना है बहुत कुछ। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बड़ा हाँ, मतलब यू आर राइट कि एक ट्रांजिशनल सा फेज चल रहा है अभी तो। हाँ। अब इसके बाद में आगे जाके क्या होगा ये पता नहीं। और ये सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी जो हमारी लेखन की पुरानी शैली थी उसको भी काफी बदल दिया है। आपका जो पहले अपना लेखन का, जैसे आपने अभी बताया कि इंट्रोडक्शन देते थे, ऐसे लिखते थे, वो करते, अब तो जो भी बात कहनी है डायरेक्ट कहनी है और ऐसी कहनी है कि वो बिल्कुल आदमी के जहन में एकदम टच कर जाए, उतर जाए। तो चलिए बेसिकली सर। हाँ, नहीं बताइए। अच्छा, नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, क्लिक बेट।
ओके, क्लिक रेट, अच्छा। पूरी चीज, पूरा सोशल मीडिया आज क्लिक बेट पे चलता है, चाहे थंबनेल हो, आपकी वीडियो की लाइन का हुक हो, सब कुछ क्लिक बेट है। आपके वीडियो के अंदर अगर वो बात नहीं भी है तो भी आप देखते होंगे कि वो थंबनेल पे लोग लिखते हैं उसे, ताकि उस पे एटलीस्ट लोग क्लिक करें। सेम विद वीडियो है, अगर इंस्टाग्राम पे आपकी रील आती है तो वो 3 सेकेंड के लिए आपको कुछ ऐसा लिखना है या उसमें कुछ ऐसा विजुअल डालना है कि लोगों का अटेंशन ग्रैब हो और वो उसको फिर थोड़ा और देखें। तो हाँ, ये राइटिंग, अब पहले होता था कि हम गहराई से लिखते थे, अपनी बात कहने का समय लेते थे, अब हमें वो समय तो लेना ही नहीं है, बस अपनी बात कह देनी है। और कहनी भी इस तरह से है कि आदमी मजबूर हो जाए उस पर क्लिक करने के लिए किसी तरह से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये जो सोशल मीडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं और फिर आगे बातचीत का। अब थोड़ा सा आपके दिल्ली की जिंदगी के बारे में भी बात करना चाहते हैं। हमने ये बातें कर ली, अब एक गाना सुन के और बातें करते हैं। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। चमन में रंग बनके रहेंगे हम, खिराम चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिज़ा हो या बहार, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना, नहीं है याद हमको, पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको, इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं लेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा
वेलकम बैक संध्या जी। आप बरेली की रहने वाली हैं, जयपुर में भी अपनी कॉलेज लाइफ और अर्ली लाइफ रेडियो की व्यतीत कर चुकी हैं और अब दिल्ली जैसे महानगर में रह रही हैं आप। तो ये बताइए कि जो वर्किंग वीमेन होती हैं दिल्ली में, आपको क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं? सर वर्किंग वुमेन के लिए आई थिंक हर जगह, मेरे ख्याल से विमेन के लिए हर जगह एक ये चैलेंज यही है, अगर वो काम कर रही है तो, कि उसे काम तो करना ही है, साथ के साथ उसे फैमिली भी बैलेंस करनी है। तो चाहे अब जैसे मैं सिंगल, अगर मान लो मैं यहाँ रहती हूँ तो भी मुझे आने के बाद में एक अपना पर्सनल टाइम है, मुझे अपना घर संभालना है, तो वुमेन के साथ ये चीज एक हमेशा रहेगी। पर वुमेन की अच्छी बात ये है कि वो ये सब चीजें बहुत ही एफिशिएंटली कर भी लेती है। मल्टीटास्किंग होती है महिलाएं। अच्छा ये बताइए, जैसे आप मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही हैं फील्ड में, तो मीडिया में आपके किस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या महिलाओं को कुछ आपको ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है वर्किंग एनवायरनमेंट में, क्या होता है? सर मुझे जिस माहौल में अभी तक मैं रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को फेस करना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं इतनी कैपेबल हो गई हैं आज की डेट पे कि वो अपने टैलेंट से वो जगह हासिल कर रही हैं। तो नहीं, मुझे अभी तक मेरी जर्नी में भी डिस्क्रिमिनेशन मुझे महसूस नहीं हुआ। और जो मैं अपने आसपास और भी देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी पावरफुल लीडर्स हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मैं और भी जगह देखती हूँ, और हम मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी एंकर्स हैं वो लेडीज ही हैं आज की डेट पे, उनका नाम है। तो मुझे लगता है कि ये स्किल्स के बारे में ज्यादा है, ये एफिशिएंसी के बारे में ज्यादा है। अगर आपके पास में वो है तो आप शायद डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज आपके बीच में कभी आएगी भी नहीं। तो ये पूरे तरीके से मेरे ख्याल से दिल्ली में तो यहाँ मुझे लगता है कि हाँ, ये टैलेंट के बारे में ज्यादा है। तो चलिए, कोई खास ऐसा सजेशन आप देना चाहो वर्किंग प्लेस पे महिलाओं के लिए, आप कोई चेंजेस चाहते हो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में, ऐसा कोई कभी दिमाग में आता है यार ये होता तो बहुत अच्छा होता, मैं जहाँ काम करती हूँ, ऐसा कोई दिमाग में है चीज? सर इसको लेके यही है कि क्या होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब ऐसा कोई चेंजेस आप चाहो अपने वर्किंग प्लेस पे, क्या कुछ ऐसे कोई चेंजेस देखना चाहती हो आपके, और इस तरह का अच्छा हो वहाँ? सर महिलाओं को लेके जहाँ मतलब मैं काम करती हूँ वहां तो मुझे तो कभी ऐसा अलग सा महसूस नहीं होता, लेकिन हाँ कई बार जब महिलाएं जो है लाइक अभी मैं एक चीज फेस करती हूँ, जैसे हमारे आसपास में थी कि एक लेडीज थी जो प्रेग्नेंट हैं अभी, और उन्हें एक मैटरनिटी लीव चाहिए कुछ महीनों का। अब वो लीव उन्हें मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट उस चीज में एक ये चीज होती है कि वो कहीं ना कहीं जब वो वापस आना चाहती हैं तब कंपनियां उन्हें उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करती। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की। तब मैं चाहती हूँ कि वहां पे उनको ज्यादा अच्छे से अगर सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो वापस आती हैं तो वो एक डबल जिम्मेदारी के साथ वापस आती हैं। तो उनको रिप्लेस ना किया जाए, बल्कि उनको और बेटर तरीके से वेलकम किया जाए। ये चीज मैं थोड़ी सी और देखना चाहूंगी जो और बेटर तरीके से हो पाए। वेरी गुड, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। मैं समझ गया, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो मैटरनिटी लीव और सैबेटिकल लीव का बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं, बैंकों में भी हैं, सब कुछ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा इस बारे में दिक्कत हो सकती है। वो उन्हें खुद ही अकेले ही सब मैनेज करना पड़ता है फिर। चलिए, तो हम रुक के एक गाना सुनते हैं, फिर थोड़ा सा रेडियो के बारे में बात करते हैं, संगीत के बारे में बात करते हैं, आपके और शौकों के बारे में बात करते हैं, ऐसा करते हैं, है ना? जी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा।
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जासे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हाँ, तो संध्या जी वेलकम बैक। आपने रेडियो या एंकरिंग का कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगता है जो आज भी याद आता है तो आपको बड़ा मजा आता है, इमोशनल है, कोई ऐसा लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ऐसा है? सर मेरी लाइफ का जो रेडियो वाला, जितने भी टाइम मैं रेडियो से जुड़ी रही, चाहे जब मैं वो सीख रही थी उस वक्त या फिर जब मैं रेडियो के लिए काम कर रही थी उस वक्त भी, वो पूरा ही चीज मेरे लिए बहुत ही यादगार है और बहुत ही मेमोरेबल, मतलब मैं उसको कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो मैं दिल से किया करती थी उस वक्त। अच्छा। तो हाँ, वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत यादगार है। मतलब मैं ऐसी कोई एक याद तो मैं अभी नहीं याद कर पा रही हूँ, पर वो पूरा ही माहौल बहुत अच्छा मुझे लगता था, क्योंकि वहां पे आप हैप्पी फील करते हो। उस माहौल में आप जो चाहते हो वो आप कह पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो अपनी ओपिनियन। ना सिर्फ खुद तो आपकी ओपिनियन है ही, बल्कि लोगों तक भी वो आप ओपिनियन दे पाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत खूबसूरत चीज है कि आप अपनी बात जब कह रहे हैं तब हजारों हजार लोग आपकी वो बात सुन रहे हैं और वो उस बात पे बिलीव करते हैं कि जो एक बंदा एक चीज को कह रहा है कि हाँ वो कुछ अच्छा कह रहा होगा, पे भरोसा करते हैं। तो ये चीज मुझे एक रेडियो के बारे में बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत मेमोरेबल भी लगती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए फिर ऐसा करते हैं कि अब ये बताइए, संध्या के शौक क्या हैं, काम के अलावा आपकी हॉबीज क्या है, म्यूजिक से आपको दिलचस्पी है या म्यूजिक अच्छा लगता है, आपकी लाइफ में म्यूजिक की क्या जगह है? सर मेरी लाइफ में म्यूजिक की जगह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मैं अपने घर से निकल के ऑफिस तक जा रही हूँ और वो रास्ता 10 मिनट का भी है तो मैं उसमें म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। इतनी ज्यादा मेरी लाइफ में म्यूजिक की जगह और इम्पोर्टेंस है।
बाकी हॉबीज और मैं अपने टाइम पास की बात करूं, जब मैं खाली रहती हूँ तो मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। ओके ओके, मतलब वेरी गुड। जी, मैं कोई भी दूसरी चीज पे मैं कभी सोच ही नहीं पाती कि मुझे क्या करना है। अगर मेरे पास खाली समय है तो मैं कोई अच्छी फिल्म देखती हूँ। इसके अलावा मुझे घूमना फिरना पसंद है। जब भी टाइम होता है तो मैं अपने आसपास या फिर पॉसिबल हो तो आउट ऑफ स्टेशन घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वंडरफुल। ये दो शौक है मेरे जो जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी लगते हैं मुझे खुद को। वेरी गुड। अच्छा, तो कोई लेटेस्ट पिक्चर आपने देखी हो जो आपको बहुत पसंद हो, बताइए उसके बारे में, कौन सी देखी है? लेटेस्ट सर मैं अभी याद कर पा रही हूँ, मैंने जो लास्ट फिल्म नेटफ्लिक्स पे देखी थी इट्स माँ बहन, उस फिल्म का नाम है। अच्छा। और वो प्योर जो है विमेन एम्पावरमेंट को लेके है कि जिसमें माधुरी दीक्षित है और भी एक दो हीरोइंस हैं। उसका यह है कि कैसे एक समाज महिलाओं को देखता है, अच्छा। नॉर्मल समाज, और कैसे एक महिला होती है, उसका एक बहुत ही साफ साफ उन्होंने दिखाया है डिफरेंस। अच्छा अच्छा, तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। और कोई संध्या का अगर कोई गाने का शौक है, अगर आप कोई गुनगुनाना चाहें एक लाइन या कोई गजल, एनीथिंग कोई आप सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका। नहीं नहीं सर, गुनगुनाने में मैं काफी बुरी हूँ। और जब हम रेडियो स्टेशन पे जब सीख रहे थे तो मेरे एक मेंटोर ने मुझे एक बात कही थी कि जब आरजे को गुनगुनाना ना आए तो उसे नहीं गुनगुनाना चाहिए। तो यस, तो हाँ, नहीं गुनगुनाना मतलब वो मेरी स्पेशलिटी बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, मुझे बात करना पसंद है। कोई शेर व शायरी सुनाना चाहती हो, कुछ एनीथिंग, कोई भी आप, कोई सर शेर व शायरी, सर मैं ऐसे कुछ प्रिपेयर करके नहीं आई सर। ये चलो तो कोई बात नहीं, कोई बात। तो फिर ऐसा करो कि जो महिलाएं, खासकर लड़कियां, यंग लोग रेडियो या कंटेंट राइटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ उनको संदेश आप दे सकती हो, कुछ एडवाइस देना चाहो तो फिर दीजिए। आज की डेट की अगर आप कंटेंट राइटिंग में जाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी एडवाइस यही है कि एआई टूल्स को जितना जल्दी हो सके आप सीख लो और उनको अपने हिसाब से, अपने थॉट के हिसाब से आप ट्रेन करना सीख लो। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आपको हाथ से बैठ के टाइप करके लिखना नहीं पड़ेगा, आपको एआई को अपना थॉट देना पड़ेगा कि मैं ये आपसे लिखवाना चाहता हूँ और आपको ये लिखना है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अब जो राइटिंग है वो चाहे रेडियो की कंटेंट राइटिंग हो या मैं कहती हूँ फिल्म्स हो गई, कुछ भी हो गया, सॉन्ग राइटिंग हो गई, कुछ भी हो गया, अब वो सब कुछ आने वाले टाइम में बहुत ही फास्ट पेस्ड करना पड़ेगा राइटर्स को, और वो विदाउट एआई होगा ही नहीं। तो अपने थॉट को शार्प करना है, आपको बहुत क्लियर करना है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए अपनी राइटिंग में, और एआई टूल्स का आपको यूज करना है ताकि आप वो चीज और बेटर तरीके से जल्दी लिख सकें। बहुत ही रिलेवेंट एडवाइस है आपकी, बहुत बढ़िया। तो संध्या जी, आज की बातचीत सचमुच बहुत प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली रही। आपने अपने अनुभवों, संघर्षों, मीडिया की दुनिया, कंटेंट राइटिंग, महिलाओं की चुनौतियां और अपने संगीत प्रेम के बारे में जिस तरह से खुलकर बात की है वो हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से प्रेरित करेगी। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम चाहते हैं कि आप यूं ही उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, इस तरीके से इनवाइट करने के लिए, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लोगों तक जाएगा। अगर वो कुछ सीख सके तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की अनकही कहानियां। नमस्कार।
दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।